एक्टिव चैनल आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी अमन एग्जाम पॉइंट पे। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना सेकंड सेमेस्टर डीएलएड जो लोग कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हिंदी की हम लोग 10-12 क्लास करेंगे, लेकिन वो तब करेंगे जब पहली क्लास में मुझे रिस्पांस थोड़ा सा सही मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज़ मैं फ़र्जी की मेहनत तो नहीं करूँगा, आपको खुद ही पता है। मैं तभी मेहनत करूँगा जब मुझे रिस्पांस अच्छा मिलेगा। अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक और व्यूज़ आते हैं देन मैं इसका अगला पार्ट डालूँगा। और ये एक चैप्टर हम लोग एक क्लास में एक चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे। लास्ट में मैं आपको जो बुक्स में आपके एक्सरसाइज दी गई हैं क्वेश्चंस वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलो पहला देखो, नंबर 1 पे सुनो। आपको स्टार्टिंग करना है कि कहानी की उपयोगिता क्या होती है। कहानी गद्य साहित्य की सबसे प्रिय एवं लोकप्रिय विधा है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा, और जो चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ समझ लेना कि वो इम्पॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। बोला है कि कहानी मानव सभ्यता के आदिकाल से ही शिक्षा एवं मनोरंजन का साधन रही है। तो आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या बोलना चाहता है, ये तो आप खुद ही समझ गए हो कि वो क्या बोलना चाहता है। वो ये बोल रहा है कि कहानी जो होती है वो गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। यानी ये एक ऐसी विधा है जिसके सहायता से हम लोग आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं और आसानी से साहित्य को पढ़ पाते हैं, ठीक है। कहानी जो है वो मानव जीवन में आदिकाल से चली आ रही है, मतलब जब से मानव का अस्तित्व आया है तब से हम लोग कहानियों के बारे में ही जान रहे हैं। आगे से देखते हैं। कुछ कहानी की परिभाषाएं आपसे पूछी जाती हैं, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। इसमें जो लिखा है इसे पढ़ना, लेकिन मैं जो सुना रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। एक तरफ से आप बोला गया कहानी एक ऐसी रचना है जिससे जीवन के किसी एक अंश या एक मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथन न्यास जो है, ये कथन न्यास है, ठीक है, कथान्यास, सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे किसी एक चीज़ के बारे में, जैसे हम कोई इमोशनल कहानी सुन रहे हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा लेखक का जो पावर होगा वो उसी चीज़ पे लगेगा कि जब पूरी कहानी कोई सुने तो उसके अंदर इमोशंस की फीलिंग्स जो हैं वो जगें, ठीक है। या फिर हम मानते हैं कोई हम ऐसी कहानी देख रहे हैं जो हॉरिबल है, ठीक है, हॉरर टाइप की है। अब आपको पता है जब कोई आप भूतिया कहानी सुनते हो तो पूरी कहानी खत्म होते होते आपको डर लगने लगता है। तो कहानी का एक पूरा उद्देश्य उसका क्या होता है कि वो जो एक अंश जिस पे वो काम कर रहा है, जिस मनोभाव पे वो काम कर रहा है, वो डरावनी है कि इमोशनल है कि अटैचमेंट वाली है कि ब्रेकअप वाली है, जिस टाइप की भी है, उस मनोभाव को पूरी तरीके से प्रस्तुत करना आपके सामने, ठीक है। ये मुंशी प्रेमचंद जी के अकॉर्डिंग बोला गया। मुंशी प्रेमचंद जी के बाद में हम लोग बात करेंगे, इनसे रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन बने हैं, अभी उसके लास्ट में देख लेते हैं। अगली हम लोग देखते हैं कि कहानी की परिभाषा नंबर 2 हम लोग रायबर्न के अनुसार पढ़ते हैं। रायबर्न मेरे बहुत मस्त इंसान है भाई। रायबर्न ये बोलता है, मतलब ये बोलते हैं, सॉरी, ये बोलते हैं कि शिक्षक कुछ भी करे ना करे, शिक्षक को कोई चीज़ आए ना आए, उसको कहानी को एक्सप्लेन करना और कहानी सुनाना ये ज़रूर आना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि जो टीचर अच्छे से कहानी को सुना पाता है वो एक निपुण शिक्षक होता है। ध्यान से सुनना इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला प्रत्येक शिक्षक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक अच्छा कहानी सुनाने वाला हो, ठीक है। मतलब किसी भी निपुण शिक्षक की अगर हम बात करें तो कोई भी निपुण शिक्षक है वो कोई भी बात इतनी सहायता इसकी सहायता से करती है जितनी की कहानी सुनाने में निपुणता। मतलब कोई एक निपुण शिक्षक है, मैंने कहा एक स्किल्ड टीचर है, ठीक है, एक स्किल्ड टीचर है, मतलब एक निपुण शिक्षक है, निपुण शिक्षक। तो जो एक निपुण शिक्षक है उसकी सहायता और कोई इतना नहीं करता है जितना कि एक कहानी सुनाने की उसकी कला करती है, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो इन्होंने क्या बोला कि कोई टीचर अगर अच्छा है, निपुण शिक्षक है, तो उसको कहानी सुनाने की अच्छी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके अंदर कहानी सुनाने की एक अच्छी जो है ताकत होनी चाहिए। ताकत मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हो, ताकत का मतलब है कि एक अच्छा उनके पास एक स्किल होनी चाहिए, एक निपुणता होनी चाहिए कहानी सुनाने की। और एक निपुण शिक्षक की सहायता इतना और कोई भी नहीं करता है जितना कि एक अच्छी कहानी सुनाने की कला करती है या निपुणता करती है, ठीक है। बात आ गई समझ में। आगे बढ़ जाए, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक समझ लो तो मैं पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। अब देखो हम लोग नंबर 3 पे बात करेंगे चार्ल्स बैरेट के हिसाब से। चार्ल्स बैरेट ने क्या बोला, ये बोलते हैं कि जो कहानी है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कहानी एक कोई छोटा सा पार्ट, एक लघु वर्णनात्मक गद्य है, और ये करता क्या है कि जो हम लोग रियल लाइफ में कर रहे होते हैं उसको कलात्मक रूप से हमें दिखा देता है। यानी ये क्या करता है, जो वास्तविक जीवन है उसको कलात्मक रूप से प्रस्तुत कर देना। तो एक छोटी सी शॉर्ट टर्म वाली चीज़ को, एक लघु वर्णनात्मक गद्य को, रियल जो की है उसे हम कलात्मक रूप से अगर प्रस्तुत कर दें तो वही कहानी है। ये बात कही है चार्ल्स बैरेट ने। ध्यान से समझो इन्होंने क्या बोला। इन्होंने कहा कि कहानी जो है वो एक लघु वर्णनात्मक गद्य है, गद्य रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है।
मतलब हम लोग रियल को रील के रूप में दिखा देते हैं, वो जो रील चले एक्चुअल मूवी तो कहानी है एक, ठीक है। पूरा चैप्टर भाई फास्टेस्ट हम लोगों की वीडियो बनेगा, फास्टेस्ट पूरा चैप्टर मैं आपको समझा दूंगा। आगे आपसे बोला गया कहानी की परिभाषा, यानी वही नंबर 4 हम लोग बात करेंगे नोटेशन और डेल के अनुसार। अब नोटेशन और डेल ने क्या बताया, इन्होंने ये बोला कि जो हम लोग अपनी जैसे पूरी कहानी हम सुनते हैं, पूरी कहानी में हम लोग हो सकता है स्टार्टिंग में ना कुछ समझ में आए, बीच में थोड़ा थोड़ा समझ में आए, पर जब हम लोग लास्ट में पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे हार्ट को अटैच करती है कहानी। ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला कि जो कहानी है, कहानी एक ऐसी वर्णनात्मक रचना होती है जो चरम सीमा की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते हुए जाएंगे तो वो हमारे हृदय पर भावनात्मक प्रभाव को डालती है। यानी कहानी जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमने कहा एक राजा था, ये सुन के तुम्हें कोई फील नहीं आई, पर जब हम लास्ट में चले फिर हमें पता चला कि इस राजा की मृत्यु इसके बेटी के हाथ से ही हो रही है, तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट बढ़ा कि इसकी बेटी ने इसे क्यों मारा। फिर अगर मैंने और थोड़ा आगे पढ़ा, फिर तुम्हें पता चला कि उसकी बेटी ने इसको इसलिए मारा क्योंकि हो सकता है कुछ और रीजन हो, तो उन रीजन की वजह से कहीं ना कहीं वो आपके हार्ट पे मेरे भाई क्या करती है, इफेक्ट डालती है। आपके हार्ट को क्या करती है, इफेक्टेड करती है, इमोशनल कर सकती है, आपके हार्ट को कठोर कर सकती है। मतलब कई सारे इफेक्ट हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला कि कहानी एक ऐसी वर्णनात्मक रचना है जो जब हम चरम सीमा का मतलब जैसे जैसे हम एंड के साइड जाते हैं, लास्ट होती है कहानी, वैसे वैसे वो क्या करती है, हमारे हार्ट पर इफेक्ट डालती है, तो हमारे हृदय पर भावनात्मक प्रभाव डालती है। अब आप लोग सोच रहे हो कि हिंदी पढ़ते टाइम इंग्लिश क्यों यूज हो रही, तो आपको समझाने के लिए, लिखना आपको हिंदी में ही है पर समझना जैसे समझ पाओ तुम्हारे लिए, जो तुम्हें बेटर लगे, ठीक है। नंबर 5, सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया डेफिनेशन मुझे लगती है कहानी की परिभाषा H.C. वेल्स के अनुसार। H.C. वेल्स की हमारी 5th नंबर की है। इन्होंने बोला कहानी एक छोटी रचना ही है। ये बोलते हैं कहानी एक छोटी सी ही रचना है, बस। सबकी बात समझ में आ गई? जल्दी से बता दो एक बार। अब एक बार देख लो भैया, कोई और बचा? नोटेशन डल के अनुसार समझ गए, उसके बाद मेरे भाई यहाँ चार्ल्स बेरेट के अनुसार समझ गए, उसके बाद मेरे भाई रायबर्न के अनुसार समझ गए, और उसके बाद यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद के अनुसार भी समझ गए। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बता दो एक बार। तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें याद करना है तो मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि तुम ये वाली भी याद कर सकते हो, ये एकदम सिंपल है और तुम्हें मेरे भाई आराम से याद आ जाएगी। अब अगर तुम चाहो कि कोई और भी है क्या, तो मैं तुम्हें एक और बता देता हूँ, अगर इसी में तुम चाहो तो यहीं पे लिख लो। एक थे हमारे प्लेटो। प्लेटो के बारे में तुम्हें पता होगा, सभी को पता है ना प्लेटो का नाम। प्लेटो कौन है? एक दार्शनिक है यूनानी। और प्लेटो ने ये बात बोली, वो बोलते हैं कि जिस तरीके शरीर के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, शरीर जो होता है उसके लिए व्यायाम चाहिए होता है, और इसी तरीके उन्होंने बोला कि जो मस्तिष्क होता है उसके लिए संगीत की आवश्यकता होती है, मतलब काम म्यूजिक के लिए, ठीक है, संगीत की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर हम बात करें कहानी, तो कहानी भी संगीत का ही एक पार्ट है। उन्होंने कहा कहानी जो है वो संगीत का ही एक भाग है, और ये हमें शिक्षा में हमारे लिए क्या करती है, शिक्षा में इसका महत्व जो है होता है, इसका महत्व होता है, या फिर शिक्षा में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये बात भी तुम बोल सकते हो अगर तुम चाहते हो, ठीक है। कोई समस्या, किसी को बात समझ में आ गई? बोला जाए प्लेटो ने क्या बोला, प्लेटो ने कहा कि जिस तरीके शरीर के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, मस्तिष्क के लिए संगीत की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार जो कहानी है वो भी संगीत का ही एक भाग है, या शिक्षा का ही एक भाग है, और इसके लिए क्या हम करते हैं कि शिक्षा को प्राप्त कराने के लिए, शिक्षा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ें, ये हम लोगों की 6th हो गई है, मैंने आपको अलग से बता दी, जरूरत पड़े तो इसे भी याद कर सकते हो। अब देखो कहानी की उपयोगिता क्या होती है। नंबर 1 पे तो कहानी हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है। नंबर 2 पे भैया देखोगे तो बोलोगे कहानी के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है सभी प्रकार का विकास, मानसिक भी, संवेगात्मक भी, ठीक है, उसके बाद आपके नैतिक भी, हर तरीके का विकास, चारित्रिक विकास, हर तरीके का विकास इससे हो जाता है। तीसरे नंबर पे बात करो तो कहानी से अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता और अर्थ ग्रहण करने की क्षमता आती है। मतलब कहानी सुनने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये हमें क्या नॉलेज देना चाहती थी, पूरी कहानी सुनने के बाद उसका भाव क्या था, उसका अर्थ क्या था, तो ये वाला विकास भी हमारी कहानी करती है। चौथे नंबर पर अगर भैया बात करें तो आप बोलोगे कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन होती है, एकदम मेरे भाई नीट एंड क्लीन साधन है किसका, मनोरंजन करने का। तो ये वाली बात भी याद रखना। इससे आपको याद रखना है कि कहानी का अगर पूछा जाए मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कहानी का पूछा जाए कि मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है आनंद देना, ठीक है ना, आनंद देना। इस पर किसने स्टेटमेंट दिया है, आप बोलोगे इन पर हमारे जो है मेरे भाई कौन है, राम करके हैं यार, क्या नाम उनका, सीताराम करके, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, उनका नाम है मेरे भाई सीताराम चतुर्वेदी।
सीताराम चतुर्वेदी। चतुर्वेदी ने, सीताराम चतुर्वेदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है इस बात पे। उन्होंने ये लिखा कि जैसे हम लोग जब गंगा नहाने जाते हैं, ठीक है, तो गंगा नहाने जाने का हम लोगों का मेन मकसद जो होता है वो होता है गंगा में स्नान करना, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे मंदिरों में भी घूम लेते हैं, गंगा जी के पास जो मंदिर है वहाँ घूमते हैं, देव दर्शन भी कर लेते हैं, ठीक है, कुछ और भी पुण्य कमा लेते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, जबकि हमारा जो एम होता है वो होता है गंगा जी में स्नान करना। इसी प्रकार कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है आनंद देना, लेकिन साथ ही में हमें क्या होता है, हमारे अंदर मोरलिटी मतलब नैतिकता के विकास होता है, चारित्रिक विकास भी हो जाता है, अच्छे बुरे की पहचान भी हो जाती है, सर्वांगीण विकास भी हो जाता है, धीरे धीरे सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए नॉलेजेबल कैसे यूजफुल तो आती है, लेकिन हमारा उद्देश्य जो देखा जाए तो वो कहानी का मुख्य उद्देश्य है हमें आनंद देना, ठीक है। कोई समस्या किसी को? 5वें नंबर पर सुनना ध्यान से। कहानी विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने में भी उत्साहित करती है। नॉर्मल चीज़ें तुम ऐसे बोलो कि कुछ पढ़ने के लिए तुमसे बोला जाए पेपर पढ़ो, पेपर पढ़ने में तुम्हें बोरिंग लगेगा। कोई कहानी पढ़ोगे तो तुम थोड़ा सा, अगर उसमें मिस्ट्री है मेरे भाई, तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। जैसे नॉवल वगैरह पढ़ रहे हो, या फिर तुम जैसे कोई ये बुक्स जैसे आती हैं गुनाहों का देवता वगैरह, तो ऐसा तुम्हें एक इसमें मिस्ट्री क्रिएट करो, थोड़ा सा सुनने में भी लगे कि हाँ ये है कुछ। ऐसी जब हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं तो बड़ा मेरा इंटरेस्ट अंदर से आता है कि इसको हम पूरा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं पार्ट 1 पार्ट 2 वेब सीरीज़ हैं, जैसे अगर उनको लिखित फॉर्म में तुम्हें दे दी जाए तो पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 तुम लेने के लिए खुद उत्साहित रहोगे कि मुझे पढ़ना है। जैसे कोको FM वगैरह चल रहा है इस समय, FM में देखो कितने एपिसोड देखते हैं भाई, 600 एपिसोड लोग सुन रहे हैं सिर्फ। तो ये सारा क्या है, इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है। चलो अगले नंबर पे आ जाओ, कहानी का उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य मैंने आपको बताया कि सीताराम चतुर्वेदी जी ने कहा है कि कहानी का मुख्य उद्देश्य हमारा आनंद देना है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या है कि जिस प्रकार गंगा स्नान के लिए भक्त जाते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है गंगा में स्नान करना, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करते हैं, देव दर्शन भी कर लेते हैं। इसी प्रकार कहानी कहने का प्रधान उद्देश्य जो है वो है बालक को आनंद देना, सिंपल सा। लेकिन भले ही वो आनंद हो, लेकिन साथ में उसे नीति, व्यवहार, शिष्टाचार आदि के बारे में भी नॉलेज मिल जाता है। इससे भी उनके छात्र जो है प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं समय आपका बर्बाद करूंगा, क्योंकि हम लोग पहले इस बात को देख चुके हैं। कहानी के और भी उद्देश्य होते हैं। देखना, नंबर 1 पे हम बोल सकते हैं कि ज्ञान को सरल और रोचक रूप से प्रस्तुत करना होता है, कि कोई ज्ञान वाली चीज़ है उसको आराम से सिंपल वे में सुना दिया, किसी को भी याद हो जाए, रट नहीं पाएगा वो। दूसरे नंबर पर हमने बोला कि छात्रों के शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे ये सब भी आते हैं, कि अधजल गगरी छलकत जाए वगैरह बीच में आ गया, बीच बोला नाच ना आवे आंगन टेढ़ा टाइप की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं, बीच बीच में लोकोक्तियाँ हो गई, मुहावरे हो गए, ठीक है, और पर्यायवाची वगैरह हो गए। तो कई सारी चीज़ें, कई शब्दकोश हमारे उसमें तैयार हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो छात्रों को भाषा की विभिन्न शैलियाँ पता चलती हैं। कभी कभी हम कहानी को सुनते हैं बीच बीच में, जैसे मान लो कहीं तुम हरियाणा की कोई कहानी पढ़ रहे हो, उसमें हरियाणवी कोई एक पात्र है, उसमें कोई एक पात्र है जो हरियाणवी है, ठीक है, या फिर मान लो कोई पात्र है जो भोजपुरी बोल रहा है, तो हमें कई भाषा शैली, अवधी हो गई, ठीक है, मगही हो गई, ये बहुत सारी भाषाएं भी साथ में सुनने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि भाषा शैलियाँ भी हमें कई सारी परिचित हो जाते हैं। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो बोला जाएगा कि छात्रों में विचार, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करना, यानी कल्पना भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे थोड़ी सी कोई कहानी हमने पढ़ी, आगे का हम लोग खुद सोच लेते हैं कि भाई अच्छा ये है, तो देखना आखिरी में ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। या फिर जैसे कोई ऐसी कहानी पढ़ रहे हैं जिसमें डिटेक्टिव करना है, आपको डिटेक्ट करना है, तो आपको क्या पता, पहले से आप दिमाग लगाओ कि ये वाला चोर हो सकता है, या इसने मर्डर किया होगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम लोग CID वगैरह देखते हैं तो पहले से गेस करते हैं, तो सेम यहाँ पे है कि हमारी कल्पना का विकास भी होगा, सोचने की शक्ति, हम लोग चित्रण भी बना पाएंगे, कि पढ़ कहानी रहे हैं पर माइंड में एक पीछे पूरी ग्राफिक्स चल रही होती है, एक पूरा वीडियो चल रहा होता है, तो वो कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास हो जाएगा। 5वें नंबर पर मेरे भाई अगर बात करें तो छात्रों की मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में विकास होगा। मौखिक मतलब कहानी सुनने में, और साथ ही साथ हम कई वर्ड पढ़ेंगे जो हमें लिखने में दिक्कत होगी, तो उन चीज़ों को देख के भी हमें लिखित अभिव्यक्ति भी हमें अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। 6ठे नंबर पे ध्यान से सुनना, छात्रों में भावनात्मक चरित्र, भावनाएं भी विकसित होती हैं। भावनात्मक मतलब क्या हो गया, भावात्मक मतलब हो गया इमोशनल, ठीक है। आपके अंदर इमोशंस वाली जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी जनरेट होंगी। जैसे अच्छी कोई खुशी वाली कहानी सुनी तो हर्ष हो गया, ठीक है, और अगर हमने कोई दुखी वाली कहानी सुन ली तो विषाद, ठीक है। तो हर्ष विषाद वाली चीज़ें भी हमारे अंदर भावात्मक विकास भी करती हैं। और 7वां नंबर हो गया आखिरी, कि छोटी और कठिन चीज़ें हैं उनको सरल बनाकर प्रस्तुत करना। तो लास्ट वाला और पहला वाला लगभग सेम है, कि ज्ञान को सरल और रोचक रूप से किसी के सामने प्रस्तुत कर देना। आगे बढ़ जाएं अगले पेज पे, जल्दी से बढ़ते हैं। अब बात करो कहानी के प्रकार की, तो देखो कहानियाँ होती हैं 4 प्रकार की, कहानी के भेद हैं, ठीक है, कहानी के भेद हैं।
कहानी के भेद होते हैं 4। पहले नंबर पे कोई कहानी घटना प्रधान हो सकती है, दूसरे नंबर पे हमारी चरित्र प्रधान, तीसरे नंबर पे हमारी समस्या प्रधान और चौथे नंबर पे हमारी भाव प्रधान कहानी। घटना प्रधान कहानी में किसी स्पेसिफिक घटना के बारे में बताया जाता है, ये तो मैं पढ़ने से ही पता चल रहा है। चरित्र प्रधान कहानी के में किसी एक व्यक्ति विशेष के चरित्र के बारे में हमें बताया जाएगा। समस्या प्रधान में किसी समस्या के बारे में, और भाव प्रधान में हमें बहुत तरीके की कहानियाँ होती हैं इसमें। भाव प्रधान में जैसे सुख की कहानी, दुख की कहानी, ठीक है, हंसी खुशी, इस टाइप की कहानियाँ जो आएंगी वो भाव प्रधान कहानियाँ। आपको उनके बारे में नहीं बताना है, आपको सिर्फ उनके टाइप दिए गए हैं आपकी बुक में, उनके बारे में सिर्फ टाइप ही पढ़ने हैं आपको। आगे देख लेना। कहानी को सुनाने की विधियाँ होती हैं मेरे भाई, ठीक है। कहानी को सुनाने की विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? कहानी को सुनाने की विधियाँ भी भैया 4 होती हैं। एक तो होती है वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि में होता क्या है, अभी मैं आगे देखूंगा, अगर स्लाइड नहीं होगी तो यहीं बता दूंगा, अगर स्लाइड है तो फिर वहाँ बता देंगे। नंबर 2 पे होती है चरित्र विधि, नंबर 3 चित्र विधि सॉरी, नंबर 4 पे है 3 पे प्रश्नोत्तर विधि और नंबर 4 पे कहानी कथन विधि। अब देखो समझ में ही आ रहा, वार्तालाप मतलब बच्चों के साथ किसी कहानी पर डिस्कशन करना, उनसे सुनना या फिर खुद सुनाना, इस टाइप की चीज़ें होंगी इसमें। चित्र विधि में जो घर में चार्ट आर्ट लगे होते हैं स्कूल में, टीएलएम वगैरह, बच्चों से पूछना कि अगर यहाँ पे इस तरीके का, मतलब जैसे एक कहानी मैं आपको बताऊँ कि बच्चों को ऐसा बताया जाता है, जैसे एक पेड़ है, ठीक है, इस पर एक बंदर था और एक बंदर नीचे गिर गया। यहाँ पे एक चिड़िया बैठी थी, पहले बंदर उछल रहा था तब तो ये चिड़िया चुपचाप थी, पर दूसरे चित्र में दिखाया जाएगा कि बंदर नीचे गिर गया है और चिड़िया चिल्ला रही है। फिर तीसरे चित्र में दिखाया जाएगा कि बहुत सारे बंदर आ गए इसकी हेल्प करने और फिर चिड़िया शांत हो गई। तो इसका मतलब बच्चे बताएंगे कि भैया देखो चिड़िया जब उछल रही थी तो फिर ये एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब चिड़िया यहाँ से नीचे बंदर गिर गया तो चिड़िया को लगा कि इसकी मदद करनी चाहिए, तो उसने बोला होगा कि बचाओ बचाओ टाइप का चिल्लाया होगा कुछ, तो बाकी बंदर भैया फिर आ गए होंगे और बंदरों ने पल के फिर इस बंदर की हेल्प की और चिड़िया फिर से शांत हो गई, क्योंकि हेल्प जो चाहती थी वो हो गया। तो ये कहानी पर बच्चे आपको आगे की बताएंगे, तो ये चित्र विधि के अंतर्गत आ जाएगा। बात करें हम प्रश्नोत्तर विधि की, तो प्रश्नोत्तर विधि में ध्यान से सुनना, कोई आप कहानी सुना रहे हो और बीच में अचानक से आप शांत हो गए, आपने कहा कि मतलब ये चेकआउट करने के लिए जिसमें बच्चा सक्रिय रहे। आपको पता है कि कहानी विधि में आपने पढ़ रखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कि जो इसमें टीचर तो सक्रिय होता है लेकिन बालक जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ये पढ़ा था हम लोगों ने कि टीचर तो सक्रिय होता है लेकिन बालक निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन जो प्रश्नोत्तर विधि होती है इसमें बालक को सक्रिय करने के लिए, सक्रियता के लिए मेरे भाई बीच बीच में टीचर क्वेश्चन पूछता रहता है कि अच्छा बताओ बंदर को किसने मारा, मतलब पूरी कहानी सुनाई, बीच में रुक गया कि अच्छा बताओ अभी जो हमने बताया कि चिड़िया कहाँ पे बैठी थी, तो बताएगा चिड़िया पेड़ पे बैठी थी। चिड़िया कब चिल्लाई, जब भैया बंदर गिरा। इस टाइप की चीज़ें बीच बीच से क्वेश्चन आंसर करना, वो प्रश्नोत्तर विधि में आ जाएगा। कहानी कथन विधि की अगर हम बात करें तो ये सिंपल सा है कि टीचर है पूरी कहानी को बोलेगा और टीचर उसे, बच्चे जो हैं उसे सुन रहे होंगे, और ये एक रोचक मतलब होता है, इसमें दोनों लोग अपने आप को 100% देने की कोशिश करते हैं। पहले टीचर पूरी कहानी सुनाता है, फिर बच्चों से भी उसी से मिलती जुलती कहानी या वही कहानियाँ पूछता है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे वही चीज़ें होंगी, देखो दी है स्लाइड। वार्तालाप विधि मैंने आपको बताया कि पहले सुनना है फिर मिलती जुलती कहानी बच्चों से सुन लेना कि तुम अब बताओ इसी टाइप की कोई कहानी, ठीक है। तो ये वार्तालाप विधि हो गई। चित्र विधि में क्या कि कक्षा में जो चार्ट टंगे होते हैं, टांगे क्या लिख दिया यार, ये कक्षा में जो टंगे हुए चार्ट होते हैं ना, उन चार्ट को बच्चों को दिखाकर उनसे बोलना कि इसे लिखित उदाहरण के द्वारा बताओ कि ये चित्र में जो तुम देख रहे हो उसको कैसे तुम एक कहानी बना सकते हो। जैसे एक जेब्रा दौड़ रहा है, तुमने दिखा दिया, उसके पीछे एक शेर दौड़ रहा है, बोला इसकी कहानी बनाओ, तो तुमने कहानी बना दी कि भैया ये पहले घास चल रहा था, फिर इसको देखा कि एक शेर आ गया, फिर ये दौड़ने लगा, इसका ये पीछा कर रहा है, ये इसे पकड़ेगा, इसे मारेगा, खाएगा, जो भी है एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे, आगे देखना। प्रश्नोत्तर विधि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कहानी सुनना, उससे संबंधित घटना स्थान के बारे में बच्चों से पूछना ताकि वो सक्रिय रहें। ये मैंने आपको भी स्टार्टिंग में ऊपर ही सब बता दिया। कहानी कथन विधि में मैंने आपको बताया कि कहानी बोलकर सुनाना और कहानी में रोचकता लाना, और इसके बाद बच्चों से मिलती जुलती कहानी या उसी कहानी को दोबारा से सुनना, ठीक है, ताकि बच्चे अपनी भाषा में उस कहानी को समझा पाएँ। आगे सुनिएगा कि कहानी शिक्षण के कुछ अन्य तरीके भी होते हैं, जैसे एक होता है अधूरी कहानी। इसमें क्या होता है कि जब टीचर होता है वो किसी कहानी को थोड़ा सा सुनाएगा, उसके बाद रुक जाएगा, फिर बोलेगा बच्चों से कि बताओ अब इसके आगे क्या होना चाहिए। तो उसमें बच्चे अपने आप का अपना मतलब एक तरीके से वो अपने, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था एक बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण में एक होता है अधूरी कहानी वाला, तो कहानी को पूर्ण करके वो अपने बुद्धि का मापन भी करवा देते हैं कि मतलब वो कितना हद तक सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये कहानी परीक्षण हो गया। एक दृश्य दिखाकर, वही कि कोई चित्र दिखाया, बच्चे से पूछा, फिर चित्र विशेष, मुद्रा विशेष, कोई मुद्रा बता करके, कोई हाव भाव के द्वारा चित्र दिखाया गया, गुस्से में कोई
शेर दिखाया गया तो टीचर वो समझ गया बच्चा कि यहाँ पे गुस्से में है, इसका मतलब वो भूखा है, खाना चाहता है किसी को, या अब जो है अगले बार वो शिकार करेगा, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। कार्टून वगैरह दिखाना, टॉम एंड जेरी वगैरह देखते हैं। अभिनय मतलब एक्टिंग के द्वारा कुछ उन्हें बताना। कुछ जानवरों के पात्र बनाना, कुछ पात्रों के नाम बता देना, जैसे एक स्टुअर्ट है, एक टॉम है, एक जेरी है, या फिर कुछ इस तरीके से चीज़ें बताना, फिर उन पर कोई कहानी बनाना, ठीक है। परिवेशी शब्द देकर जैसे बोल दिया कि हमारे आसपास के वातावरण से संबंधित कुछ दे दिया, उस पर कोई कहानी बनाना है। वायु प्रदूषण पे बनाओ, जल प्रदूषण पे बनाओ, ठीक है। किस तरीके से दूषित होते हैं ये सारी चीज़ें। विशेष घटना हमने उनको कोई दिखा दी कि जैसे कोई पुल है और पुल अचानक से गिर गया। अब खूब उनमें सोचने दो, मतलब उन्हें एक सोचने का ऐसा मौका मिले कि वो खुद से क्या कर पा रहे हैं, क्या क्रिएटिविटी उनके अंदर है, वो सारी चीज़ें कहानी लेखन से हम लोग उन्हें सिखा सकते हैं। टीवी सीरियल वगैरह देखना, नाटक देखना, कल्पना शक्ति आदि, ये सारी चीज़ें से विकसित होंगी। तो ये बातें इनमें समझ में आ गई, इनके बारे में ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ना है, नॉर्मल सा ही देखना है, बाकी आप इसमें लिख सकते हो बना के यार, ठीक है। मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मैं फालतू की चीज़ें आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिएगा लिखा है कि कहानी के विविध रूप कौन से होते हैं। कुछ देखो, इसके 3 विविध रूप हैं। एक तो होती हैं सामाजिक कहानियाँ। सामाजिक कहानियाँ वह कहानियाँ होती हैं जिसमें हम लोग तत्कालिक रीति जो इस समय चल रहा होता है, तो तत्कालीन जो रीति चल रही हैं, रिवाज हमारे चल रहे हैं, रीति रिवाज हो गए सारे तत्कालीन वाली, जो नीतियाँ हो गई तत्कालीन, वो सारी हो गई। फिर मैंने कहा और क्या हो सकता है भैया, जो समस्याएं चल रही हैं अभी इस समय, सामाजिक समस्याएं, उनके बारे में जो कहानियां हैं, ये सारे टाइप की कहानियां जो हैं वो सामाजिक कहानियों के अंतर्गत आती हैं। और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि सामाजिक कहानीकार आपको ये बताइए, तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद्र आपको बताना है। मुंशी प्रेमचंद्र की जितनी भी कहानियाँ हैं सारी सामाजिक ही हैं। जैसे कौन कौन सी हैं भैया, आप बोलोगे सेवा सदन, सेवा सदन, ठीक है। उसके बाद इनकी कर्मभूमि, कर्मभूमि। उसके बाद हम अगर बात करें तो बोलोगे रंगभूमि, रंगभूमि हो गई। उसके बाद और कौन सी हो सकी भैया, हमने कौन कौन से लिख दी, हमने लिखी कि सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, ठीक है, गबन, गोदान। ये सारी कहानियाँ किसकी हैं, आप बोलोगे सारी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। और ये कैसी कहानियाँ हैं, तो आप बोलोगे सारी की सारी सामाजिक कहानियाँ हैं। नंबर 2 पे अगर हम बात करें धार्मिक कहानियों की, तो जिनमें धर्म संबंधित कहानियाँ हो, नीति संबंधित उपदेश दिए जाते हैं, वो सारी धार्मिक कहानियाँ होती हैं। तो आप बोलोगे वेद और उपनिषद में जो कहानियाँ होती हैं, उपनिषद या वेद में, उपनिषद और वेद वाली जो कहानियाँ हैं मेरे भाई, वो सारी की सारी हमारी कहानियाँ धार्मिक कहानियाँ होती हैं। नंबर 3 पे हम बात करें ऐतिहासिक कहानी की, तो वह कहानियाँ जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। और नंबर 2 पे मेरे भाई याद रखना, जो राजनीतिक दांव पेच सिखाती हैं, राजनीतिक दांव पेच, राजनीतिक दांव पेच सिखाने वाली कहानियाँ, ये भी सारी ऐतिहासिक कहानियाँ ही होती हैं। और याद रखिएगा कि जो जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं, ये वाला सा है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, मैं इसे रफ करके साफ लिख देता हूँ। जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानियाँ हैं वो सारी की सारी आप बोलोगे ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। जैसे कुछ कहानियाँ मैं आपको बता देता हूँ, इंद्रजाल हो गई, इंद्रजाल हो गई। इसके बाद आपकी शायद एक छाया है, छाया है ना जयशंकर प्रसाद की। और बोलोगे भैया और कौन सी जयशंकर प्रसाद की है, आप बोलोगे एक आंधी है शायद इनकी, आंधी हो गई। तो ये सारी कहानियाँ इनकी मेरे भाई जो हैं याद रखनी है आपको, ऐतिहासिक कहानियाँ होती हैं। तो कितनी विविध रूप हैं इसके, आप बोलोगे इनके 3 विविध रूप हैं, सामाजिक कहानी, धार्मिक कहानी और ऐतिहासिक कहानी, ठीक है। आगे देखो, कहानी लेखन के उद्देश्य की दृष्टि से अगर पूछा जाए, तो आप याद रखना जो स्टार्टिंग में हमने कहानियों के 4 प्रकार पढ़े थे, कौन कौन से, आप बोलोगे वहाँ हमने पढ़ा था, एक तो घटना प्रधान कहानी थी, समस्या प्रधान कहानी थी, चरित्र प्रधान कहानी थी और भाव प्रधान कहानी थी ना। स्टार्टिंग में जो 4 प्रकार हमने पढ़े थे, उसमें से हम सिर्फ भाव प्रधान कहानी को हटा देंगे। बाकी के जो 3 हैं वो लिखित रूप से, लेखन के रूप में अगर उद्देश्य से देखी जाए तो 3 प्रकार की वही हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। अगर हम किसी के चरित्र चित्रण की बात करेंगे तो इसमें आएगा, किसी समस्या के बारे में बात करेंगे यहाँ आएगा, किसी घटना के बारे में बात करेंगे यहाँ आएगा। और आपको पता है कि आप किसी का चरित्र के बारे में लिख सकते हो, आप किसी समस्या के बारे में लिख सकते हो, आप किसी घटना के बारे में लिख सकते हो, पर जो भाव होता है कहानियों को वो सुनाने में ज़्यादा फील होगा, लिखने के बाद भाव नहीं रहता है, ठीक है। आपको पता है जब आप कहानी को पढ़ते हो तो आप लिखा हुआ पढ़ रहे होते हो, लेकिन फील तो आप खुद ही कर रहे होते हो ना। तो हम भाव जो वाली कहानियाँ हैं उनको लिखित रूप में ऐसे यहाँ पे देखा जाए लेखन की दृष्टि से तो उसको नहीं गिनते हैं हम लोग, यहाँ लेखन उद्देश्य दृष्टि से सिर्फ 3 प्रकार की कहानियाँ ही देखते हैं, चरित्र प्रधान कहानी, समस्या प्रधान कहानी और घटना प्रधान कहानी। जबकि कहानी प्रकार पूछे जाए कितने हैं, तो इसी में चौथा टाइप कौन सा हो जाएगा, वो बोलोगे फिर हो जाएगा भाव प्रधान कहानी, ठीक है ना। कोई समस्या किसी को?
आगे देखते हैं अगले नंबर पे। अब यहाँ पे तुमसे बोला जा रहा है कि एक अच्छी कहानी की विशेषता क्या क्या होती है, मतलब एक अच्छी कहानी जो होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें अपने आप को इम्पोर्टेंस रोल जो है वो प्ले करती हैं। तो देखना, नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं शीर्षक के बारे में। शीर्षक का मतलब क्या हुआ, तो कहानी का शीर्षक जो है जिसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो वो मेरे भाई एक तो होना चाहिए अट्रैक्टिव, मतलब थोड़ा सा आकर्षक होना चाहिए, नाम अमृत तगड़ा होना चाहिए उसका, ठीक है ना, और एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना कठिन है कि पढ़ने वाला समझ ही नहीं पाया, टाइटल देख के उसने रख दिया क्या रटाओ, जब नाम ही नहीं समझ में आ रहा है तो कहानी कहाँ से समझ में आएगी, ये वाली चीज़ें, ठीक है। दूसरे नंबर पे तो क्या होना चाहिए, शीर्षक आकर्षक और स्पष्ट होना चाहिए, इस बात को याद रखना चाहिए, ठीक है। अब कहानी की कथा वस्तु की बात करी जाए तो कथा वस्तु या कथानक जो है ये छोटी होनी चाहिए, कथा वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे कथानक कथा वस्तु, तो ये छोटी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए, स्पष्ट भाषा शैली होनी चाहिए, ठीक है, स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, छोटी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कथानक, तो कथानक मेरे भाई याद रखना ये मनोरंजक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मनोरंजक होना चाहिए। जो उसके पात्र होने चाहिए, पहली बात तो पात्र उतने ही होने चाहिए जितने हमें लिमिटेड चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि तुमने इतने ज़्यादा इसमें पात्र भर दिए कि उलझन हो जाए, समझ में ही ना आए, तो पात्र होने चाहिए वह कम पात्र होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, पात्र की जो संख्या है वो कम होनी चाहिए। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर ज़्यादा अधिक पात्र होंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर ज़्यादा अधिक पात्र होते हैं, ज़्यादा अधिक पात्र होते हैं तो उसे समझने में, तो कहानी को समझने में उतनी ज़्यादा मेरे भाई उलझन होने लगती है, उतनी ज़्यादा उलझन होती है, तो कम होने चाहिए पात्र, ठीक है, तीसरा नंबर था। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें कथोपकथन, ठीक है, कठोपकथन नहीं है, कथोपकथन है, ठीक है। तो विद्यार्थियों को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो कथोपकथन होने चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले, सबसे अधिक प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले, तो जितने भी कथोपकथन होने चाहिए सबसे अधिक प्रभावित करने वाले होने चाहिए। इसी के साथ अगर देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, और बताओ जरा। हम ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल में अगर हम भाषा शैली की बात करें तो ये कैसी होनी चाहिए, भाषा शैली आप लिख सकते हो भैया कि सरल होनी चाहिए, ठीक है, सरल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है, शुद्ध होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, और क्या बोल सकते हो, और साधारण बोलचाल भाषा में प्रयोग होना चाहिए, साधारण बोलचाल वाली भाषा का प्रयोग होना चाहिए, साधारण बोलचाल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। छठे नंबर पे हम बात करें उद्देश्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहानी का जो उद्देश्य है वो मेरे भाई मनोरंजन होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए कहानी का उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य जो है मनोरंजन होना चाहिए, मतलब आनंद आना चाहिए कहानी पढ़ के। बाद में हम देखेंगे उसके उद्देश्य को, मतलब जब पूरी कहानी पढ़ेंगे तो उसमें हमारे कौन कौन से विकास होने चाहिए, आप ये भी लिख सकते हो कि कहानी के उद्देश्य के अंत में हमारे जो विकास होने चाहिए उसमें नैतिक विकास हो सकता है, चारित्रिक विकास हो सकता है, ठीक है, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, एक तरीके से आप ये सब लिख सकते हो। तो देखो मैं पता है आप ये जानता हूँ कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन करके आओ आप लोग बना के लिख सकते हो, तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ ऐसा कि ज़्यादा लंबी क्लास भी ना हो, सारी चीज़ें पता चल जाए, तो हर चीज़ को तुम लिख सकते हो इसमें से, ठीक है, जितनी मैंने बताई है। यहाँ सुनना कि कहानी का चयन करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो कहानी विद्यार्थियों के औकात में होनी चाहिए, इस तरह अनुकूल जो उनको समझ में आ जाए। अब पता चले तुम कक्षा 5 के लड़के को नॉलन की मूवी दिखा रहे हो, उसको समझ में नहीं आएगा, नॉलन की मूवी भाई उसको आने वाली ही नहीं, मार्वल वगैरह दिखाओगे तो एक बार हो सकता है उसको, कक्षा 3 के बच्चे क्या ही समझेंगे उसमें, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसी तरीके से इसमें जो कहानी हम सुना रहे हैं वो उसके स्तर की होनी चाहिए कि हाँ आप छोटा बच्चा है तो उसे वो भेड़ बकरी हाथी घोड़े वाली कहानी ही सुनानी है, ठीक है। तुम ऐसा एकदम उसको मिस्टीरियस चीज़ें सुना रहे हो, गुनाहों का देवता सुना रहे हो कक्षा 2 में बच्चे को बैठा के, क्या ही उसके समझ में आएगा, तो उसके इस तरह अनुकूल होनी चाहिए, समझ में आ गई बात ना। नंबर 2 पे देखना बोला कि कहानी के द्वारा विद्यार्थियों का शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास हो, ऐसी कहानी हमें लेनी चाहिए जिनसे उनका ये विकास भी हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनोरंजन ही होता रहे। नंबर 3 पे पात्रों की अधिकता नहीं होनी चाहिए, ये मैंने भी आपको बताया कि जितने ज़्यादा पात्र होंगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, उतनी ज़्यादा दिक्कतें, क्योंकि 10 नाम हो जाएंगे बच्चा पात्र के नाम ही नहीं याद कर पाएगा कि वो सूरज था भैया, अभी ये लो फिर ये मुकेश फिर आ गया, फिर मुकेश के बाद पता चला मुकेश का दोबारा रिपीटेशन हो रहा है 10 लोगों के बाद,
तो वो फिर याद नहीं रहेगा उसको, ठीक है। तो एक बिल्कुल सीक्वेंस होना चाहिए जैसे उसके दिमाग में कुछ रहे। चौथे नंबर पे अगर देखो तो कहानी का अंत हमेशा, ये क्या लिखा है, कहानी का अंत सुखात्मक होना चाहिए। सुखात्मक, ये सही नहीं टाइप है, आगे डंडा है, ठीक है। सुखात्मक होना चाहिए, कहानी का अंत सुखात्मक होना चाहिए, मतलब सुख होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि ब्रेकअप पे छोड़ दी, पैचअप पे छोड़नी है कहानी लास्ट में, ठीक है। पांचवें नंबर पे देखना, कहानी अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के चरित्रों का समावेश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने बिल्कुल ऐसी कहानी सुनाई है जिसमें सब बढ़िया बढ़िया लोग हैं, ठीक है। ऐसी कहानी सुनानी है जिसमें बढ़िया लोग भी और घटिया किरदार भी होने चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो अच्छे और बुरे दोनों में फ़र्क समझ पाएँ, ठीक है। इधर मान लो सब अच्छे अच्छे तुमने भर दिए, तो उसको बुरे के बारे में कौन समझाएगा कहानी में, बैड पर्सन के बारे में कौन सिखाएगा बच्चों को। तो तुमने गुड पर्सन और बैड पर्सन दोनों टाइप के किरदार लिए। ये बच्चे को डिसाइड करना है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। जब वो पूरी पढ़ेगा तो वो खुद डिसाइड करना सीखेगा कि अच्छा भैया ये तो गलत किया इसने, इसको नहीं मारना चाहिए था। समझ रहे हो ना तुम। सही है, मौज में पढ़ो भाई, देखो बिल्कुल ये दर्द भरी ज़िंदगी में मत पढ़ो, मज़ा नहीं आएगी फिर। कविता क्या है, कविता बड़ा सरल चीज़ है, देखो जरा। कविता जो होती है वो हृदय में उमड़े भावों की अभिव्यक्ति है। जो तुम्हारे दिल में जज्बात उमड़ते हैं ना, वो जब तुम्हारे मुंह से निकलते हैं शायरी की तरह, तो वो कविता ही है। कविता हृदय में उमड़े भावों की अभिव्यक्ति है, ठीक है ना। ये छोटी सी डेफिनेशन है कविता की, इसे तुम लर्न कर लो मेरे भाई, मैं तो यही कहूँगा तुम इसे लर्न कर लो, सबसे बेस्ट है। अब इसमें भी तुम दिमाग मत लगाना बैठ के थोड़ी देर। लोक कथा क्या होती है, तो देखो सबको पता होते हैं जो लोक प्रचलित होती हैं। ये हमेशा या तो किसी बहुत बड़े आदमी की कहानी सुनाई जाती है या तो बड़े गरीब आदमी की सुनाई जाती है। एक साधारण सा आदमी था, उसकी माँ ये करती थी, उसकी बहन ये करती थी, उसका भाई ये करता था, उसके पिता के यहाँ जाते थे, इस टाइप की नहीं कहानी सुनाई जाती है, सूरवीर टाइप की। तो जो हम किसी ऐसे व्यक्ति का चरित्र चित्रण सुनते हैं जो या तो बहुत बड़े राजघराने से होते थे, राजा वाजा, ठीक है, या तो कोई साधारण व्यक्ति होता था। तो याद रखना, लोक कथाएं हम लोग जो भी सुनते हैं अक्सर किसी साधारण या फिर राजघराने के साहसिक व्यक्तियों की कहानी होती है। कभी तुमने ऐसे सुना, कभी छोटे घर की बात सुनेंगे तो उसमें एक लड़का उनके घर का भाई बहुत टैलेंटेड होगा, वो एकदम अलग ही 2 करोड़ की कंपनी खड़ी कर देगा। हमने 2 करोड़ कम बोला, 200 करोड़ की खड़ी करते हैं लोग। तो साहसिक व्यक्ति का चरित्र चित्रण होता है, ठीक है। उसमें वर्णित जो चरित्र होता है उसको उजागर करने के लिए हम लोग काल्पनिक चरित्र की शक्तियों का सहारा लेते हैं। हम लोग ऐसा सहारा लेते हैं कि भैया एक बड़ा गरीब आदमी बच्चा था, फिर रात में उसने पूजा की तो एकदम से एक कोई जो है देवता आ गया, उनके ऊपर पैसा बरसा दिया, ठीक है, इनने सब भर लिया टीची में। मतलब कहानी में आपको बता रहा हूँ ऐसे फनी वे में, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है आपके माइंड में सेव रहें। तो वो एक क्या करते हैं कि हम लोग ऐसी काल्पनिक चरित्र शक्तियों का सहारा लेते हैं। तो हम बोलते हैं कि यह जो चरित्र शक्तियाँ हैं वो परी हो सकती है, कोई देवता हो सकता है, कोई देवी हो सकती है, कोई राक्षस भी हो सकता है, ठीक है। आखिरी में देखा कि कोई सूरवीर है, जैसे इस समय एक क्या बोलते हैं, कोई एक सीरीज आई थी उसमें था कोई शिवा नाम का, ठीक है। वो है एक मतलब अवतार है किसी का मतलब शंकर जी का नहीं है, मैं उस वे में नहीं हूँ, मतलब जैसे बालवीर है इस टाइप में। तो अच्छे वाले जो पॉजिटिव वे वाले लोग हैं उनमें किसी का अवतार है, और उधर साइड नेगेटिव एक जो रोल कर रहे हैं उन्होंने किसी और अवतार को प्रकट किया है। फिर दोनों में फाइट होगी, फाइनली कोई डिसीजन आएगा, तो पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा वो। तो इस तरीके से इत्यादि के बारे में हम जब देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी लोक कथाएँ होती हैं। क्या होती हैं? लोक कथाएँ, जिसमें हम या तो किसी साधारण व्यक्ति की बात देखेंगे या तो किसी राजघराने के सूरवीर या साहसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण देखेंगे। इससे उनके चरित्र को उजागर होगा। हम लोग काल्पनिक चरित्र चित्रण करते हैं उनके दिमाग अपने मन में कि ऐसा होगा, वो होगा, ये होगा, रियल में थोड़ी ना है वो। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें ज़्यादातर किसका सहारा लिया जाएगा, या तो कोई परी आएगी या देवता आएगा या देवी आएगी या राक्षस आएगा, इस टाइप का कोई एक बोल सकते हो एबनॉर्मल पर्सन, यानी जो ऐसी शक्ति जो तुमने रियल में नहीं देखी पर तुम उसमें देख रहे हो। ये सारी लोक कथाएँ होती हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। मेरा भाई इतना जो एफर्ट लग रहा है तुम्हें पता तो चल रहा होगा। रोचक प्रसंग की बात करें तो कोई कहानी सुना रहे हो, अब एकदम बोरिंग होने लगी वो, यहाँ पे कुछ रोचक बात करो ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, फिर स्टार्ट की। तो ये ऐसा प्रसंग तुमने यहाँ पे बोला जिससे सबकी रुचि बढ़ गई, जिससे सबकी क्या हो गई, रुचि बढ़ गई, जिससे सबको सुनने में इंटरेस्ट आने लगा, ठीक है ना। अभी सोने वाले थे भाई लड़के, जैसा तुमने ये चीज़ बोली कि फिर अचानक से उसको 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी। अब भाई सबकी आंखें खुल गई कि कैसे लगी, हुई तो बड़ा गरीब था ये, अभी तो मरने वाला था एकदम। तो तुम्हारे दिमाग में बातें आनी चाहिए कि जिस प्रसंग का प्रयोग करने से बच्चों के ज्ञान में वृद्धि हो और साथ ही साथ उनकी कहानी को सुनने में रुचि बढ़नी चाहिए, जिज्ञासा,
रुचि इनमें वृद्धि हो जाए, ये प्रसंग हमारे रोचक प्रसंग कहलाते हैं। तो ऐसे प्रसंग जिनसे बच्चों के ज्ञान में तो वृद्धि हो ही हो, पर कहानी को सुनने में उनकी जिज्ञासा बढ़े कि नहीं भैया अब इतने मत छोड़ो, पूरी सुना दो, अब इतनी कहानी मत छोड़ो भैया, ठीक है, आगे की हम कहाँ देखेंगे, पार्ट 2 कहाँ ढूंढेंगे जाके। तो वो जो पूरी कहानी सुनने के लिए लालायित हो जाए आपसे, उनके अंदर जो जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न हो जिस प्रसंग की वजह से, वही प्रसंग रोचक प्रसंग होता है, ये बात याद रखना। अब हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब आ जाओ बेटा लास्ट में, देखो तुम्हारे जो बुक में दे रखे हैं सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जितना पढ़ा उसी से सारे हो जाएंगे। पहला बोल रहा है कि कहानी की उपयोगिता, शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्यों इंपॉर्टेंट होती है बताओ जरा। पहले नंबर पे मैंने आपसे हाईलाइट करवाया था कि कहानी जो है वो शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसकी विधा होती है या सबसे लोकप्रिय विधा होती है। तो कहानी जो है वो शिक्षण की सबसे लोकप्रिय विधा होती है, ये वाली लाइन लिख सकते हो। फिर क्या लिख सकते हो, आदिकाल से जब से जीवन की शुरुआत हुई है तब से कहानी के द्वारा शिक्षण देना प्रारंभ है, तब से कहानी द्वारा शिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, और लिखना चाहते हो इसमें और भी तुम लिख सकते हो भाई, तुम किसी की डेफिनेशन भी लिख सकते हो इसमें कहानी की, कि कहानी शिक्षण से किस तरह से संबंधित है। बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, कौटिल्य, अशोक, किसी के एक बारे में रोचक तत्व है, शिक्षा प्रद इनको कैसे हुआ, इनकी कहानियाँ पढ़ के हम लोगों ने सीखा। ठीक है, साहित्य सब साक्षी हैं भाई ये साहित्य के, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। कहानी शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं, कोई भी 2-3 लिख दो। सर्वांगीण विकास करता है, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास। सिर्फ विकास ही विकास लिख दोगे तब भी तुम 4-5 तो विकास ही लिख डालोगे, 4 से 5 तो सिर्फ विकास विकास लिख दोगे जब और तुम्हें कुछ नहीं लिखना होगा। फिर साथ ही साथ हमने अभी क्या पढ़ा, हमने कहा भैया लोकोक्तियाँ भी उसमें बीच में मिल जाती हैं, मुहावरों में भी हमें मिलता है, और शब्दकोश भी हमारा उससे बढ़िया हो जाता है। भाषा शैली भी हम नई नई भाषा शैलियों से परिचित होते हैं, मैथिली, मगही, अवधी, क्या क्या कहानियाँ पढ़ते हैं यार, क्या क्या लिख सकते हो भाई तुम इसमें। ठीक है, देखो ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखना, कहानी की विधियाँ कौन कौन सी हैं। विधियाँ कौन कौन सी बताई, चित्र विधि थी, कहानी कथन विधि थी, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि ऐसी विधि है जिसमें हम लोग सक्रिय रखते हैं बच्चों को, बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। चित्र विधि में उन्हें जो टंगे हुए चित्र होते थे अपनी क्लास में वही दिखा के उनसे पूछ रहे थे, भी पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले। वार्तालाप विधि में क्या करते हैं, बच्चों के साथ डिस्कशन करते हैं कहानी के बाद में, उनसे बोलते हैं कि चलो तुम भी एक सुनाओ ऐसी कहानी। और कथा कथन विधि में बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, फिर उनसे सुनते हैं। हो गई बात खत्म। आगे आ जाओ, आगे चले ना। आगे बोल रहा है कि लोक कथा किसे कहते हैं, किसी साधारण व्यक्ति के या किसी राजघराने के व्यक्ति के, साहसी व्यक्ति के बारे में जो हम उसके जीवन को उजागर करके देखते हैं। अभी बुरी बात की हम लोगों लोक कथा की बात की ना थोड़ी देर पहले, वही वाला आंसर यहाँ लिख देना है। 5वें नंबर पे क्या पूछा है, कहानी की एक परिभाषा लिखिए, किसी के अकॉर्डिंग लिख दो भाई, तुम्हारा मन। कौन कौन से हम लोगों ने पढ़े भैया, मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में पढ़ा, पहले नंबर पे मुंशी प्रेमचंद्र की पढ़ी, नंबर 2 पे चार्ल्स बैरेट की पढ़ी, नंबर 2 पे चार्ल्स बैरेट की, नंबर 3 पे भैया किसकी पढ़ी थी, जल्दी से याद करो भैया, H.C. वेल्स की। सबसे सरल तो इनकी थी कि कहानी एक छोटी रचना ही है मात्र, बस। नंबर 4 पे भैया किसकी पढ़ी, आप बोलोगे भैया प्लूटो की आपने एक बताई है कि व्यायाम शरीर के लिए आवश्यक है, संगीत जो है, म्यूजिक जो है उसके लिए आवश्यक है, और संगीत का एक भाग होता है ये कहानी। ठीक है ना, तो कहानी हमारी शिक्षा के लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, ये वाली बात लिख दो। आपने कहा भैया प्लेटो की भी आ गई, अब कोई और बता दो भैया, और कौन सी पढ़ी थी, एक जल्दी से याद करने की कोशिश करो यार। एक और थी, कौन सी थी, नोटेशन एंड डल के अनुसार, याद है, नोटेशन और डल के अनुसार। अब नोटेशन और डल ने किस बात के, मतलब जो उसके बारे में बताया था वो क्या बताया था, ये जरा याद करने की कोशिश करो। आप बोलोगे उन्होंने बताया था कि भैया वर्णनात्मक रचना है, जैसे जैसे हम कहानी के लास्ट में पहुंचते हैं ना, चरम सीमा पर, हमारे हृदय में क्या होता है, भावात्मक जो होता है, भावात्मक भाव जो है वो क्या होने लगे, प्रभावित होने लगते हैं। याद आ गई, सारी डेफिनेशनें याद है तुमको। मुंशी प्रेमचंद ने अच्छा क्या बोला था, किसी को ये बात याद है, मुंशी प्रेमचंद ने क्या बोला था। मुंशी प्रेमचंद बोलते हैं कि आप जब कोई कहानी सुनाते हो ना, उसका कोई एक अंश पकड़ लेते हो और उसी को प्रस्तुत करने में पूरा टाइम लगा देते हो, मतलब आपका सिर्फ टारगेट है उस चीज़ को पुष्ट करना। सेम टू सेम डेफिनेशन आपको याद हो जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 बार आप पढ़ोगे सेम टू सेम पता हो। एक बच गई है देखो, शायद रायबर्न की बची थी, हाँ मैं वो सोचूं 6 मैंने बताई है ना, 5 उसके बाद एक मैंने प्लूटो 6 बता दी थी, तो ये 6 की 6 आपको डेफिनेशन याद हो जाएंगी। कोई भी एक लिख देना जो तुम्हें 1-2 याद हो जाए, 2 याद कर लेना कम से कम, एक यहाँ आ जाएगी बात से, एक यहाँ पे कहीं मिल जाती है, तो 2 प्रश्न आ गए बाय द वे, ना समझ पाए तो दोनों अलग अलग लिखने होते हैं, तो इसलिए 2 याद कर लेना। अब हमने बात की आपसे यहाँ पे कि देखो फर्स्ट नंबर पे अति लघुत्तरी में, देखो लघुत्तरी सारी निपटा दी हम लोगों ने। अति लघुत्तरी में पहला प्रश्न है कि कहानी गद्य की महत्वपूर्ण विधा है, क्या यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है। महत्वपूर्ण विधा है, अधिक प्रिय विधा है, ये हमने अभी शुरुआत में ही पढ़ा, अधिक प्रिय विधा है मेरे भाई, पहली लाइन पे पढ़ा था हमने, इसको हाईलाइट भी करवाया, याद करना। फिर बोल रहा है कि कहानी के कितने भेद
या प्रकार हैं। घटना प्रधान कहानी, समस्या प्रधान कहानी, भाव प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी। यही पूछ दिया जाए कहानी के लेखन की दृष्टि से कितने भेद हैं, तो 3 भेद हो जाएंगे, भाव वाली गायब हो जाती है। याद आ गया तुम्हें? थोड़ी देर पहले पढ़ा ये भी। आगे पूछ रहा है वार्तालाप विधि से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको भी बताया था, वार्तालाप विधि में पहले टीचर कहानी सुनाता है बच्चों को और बच्चों से कहानी सुनता है, सेम मिलती जुलती कहानी या वही कहानी। आगे बोल दिया जाए चित्र विधि से क्या है, तो क्लास में टंगे हुए चित्रों के बारे में बता करके उनसे पूछता है। ये सारी देखो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। आगे पूछ रहा है हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है, कहानी। उत्तर लो, ये बात खत्म। सारे के सारे उत्तर ऐसे हैं जो तुम्हें पता है, सारे के सारे उत्तर पूरे चैप्टर से ही थे कि नहीं थे। आगे देखना, आप जल्दी से बढ़ जाओ मेरे भाई अगले पेज पे, ये लास्ट है, ठीक है। यहाँ तुमसे पहला दिया गया है कि गद्य एक महत्वपूर्ण विधा है। गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा कौन सी है, कहानी। कहानी सुनो, कहानी तत्व का आधार पर कहानी के भेद कितने हैं, 4 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं तुम्हें पता है, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, समस्या प्रधान। कहानी की विधियों के अगर देखा जाए तो विधियां कितनी होती हैं कहानी की, वो भी 4। प्रश्नोत्तर विधि होती है मेरे भाई, चित्र विधि होती है, कहानी कथन विधि होती है और वार्तालाप विधि होती है। पूछा जाए प्रारंभिक अवस्था में बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। स्टार्टिंग में बच्चों को हम लोग चित्रण विधि सिखाते हैं, वही उनको पता होती है मेरे भाई, ठीक है। प्रश्नोत्तर वो कैसे ही करेंगे, कथा कथन तुम उन्हें कुछ सुनाते चले जा रहे हो, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, पर चित्र वो शुरू से देख रहे होते हैं टंगे हुए कि यहाँ हाथी है, ये घोड़ा है, ये बैल है, ठीक है ना, इस तरीके की चीज़ें, तो चित्र विधि हो जाएगी। कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप दृष्टिगोचर होता है। यह कथन किसका है, ये कथन प्रेमचंद का है, ठीक है ना, ये कथन प्रेमचंद्र का है, याद रखना। गोदान देखो किसका उपन्यास है, पूछा गया गोदान, हमने भी बताया था मुंशी प्रेमचंद का। और मेरे भाई कौन कौन से बताए थे, कर्मभूमि बताया था, रंगभूमि बताया था, सेवा सदन बताया था। सारी बातें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। सेवा सदन, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। अगर पूछा जाए जयशंकर प्रसाद की 3 बताएं, इंद्रजाल, आंधी और छाया। तो इसी के साथ में हम लोगों का पूरा चैप्टर निपट गया है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा देन मैं आपको इसका पार्ट 2 अवेलेबल करा दूंगा। अगर इसका नहीं आया मेरे भाई अच्छा रिस्पॉन्स, तो फिर ये एक वीडियो की प्लेलिस्ट ऐसी पड़ी रहेगी यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, ठीक है। चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। अगर आपको पूरी मतलब क्लास देखनी है तो ये देखो, एक क्लास हो गई, दूसरी क्लास छोटी सी होगी इससे, क्योंकि यही चैप्टर ज़्यादा बड़ा है इसमें। फिर छोटी छोटी 2, 3, 4, 5 क्लास ऐसे होती चली जाएंगी और आखिरी चैप्टर तक एक चैप्टर के लिए एक क्लास इनफ है। देख लिए कि सारे के सारे हम लोग उसके प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, जो उसमें क्वेश्चन दिए हैं वो भी पूरे कर लेंगे, एक्सरसाइज वगैरह। और पूरी की पूरी जो है बुक के जो निचोड़ है वो आपको इन 7 से 8 या 10 जो भी चैप्टर हैं उतने वीडियोस में मिल जाएगा। आपको इसको छोड़ करके और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।